हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ईवीएस के सेकंड प्रैक्टिस सेट को। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। आकलन के लिए जो है ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न देखिए, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। ए, बी और डी। तो सबसे पहले आप देखिए, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। झूम खेती हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। तीसरा, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। तीसरा प्रश्न देखते हैं अपना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, निर्धारण। चौथा प्रश्न हमारा, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। चौथा, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। ए और सी देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो देखिए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। दूसरा, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। तीसरा, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। चौथा देखिए, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की सहायता करना। क्योंकि देखिए, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप इसमें अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मानेंगे और उस छात्र को उस जगह पे रखकर छात्र के हित में जो अच्छा होगा उसको आप राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न हमारा, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधे के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। सातवां प्रश्न देखिए हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। नौवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो आप इस तालिका को देखेंगे कि जून में जो आपका पेट्रोल का मूल्य है 47 रुपया
74 पैसे है और डीजल का मूल्य 35 रुपया 21 पैसे है। और दिसंबर में पेट्रोल का जो मूल्य है 61 रुपया 33 पैसा और डीजल का जो मूल्य है 50 रुपया 51 पैसा है। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सी तथा डी निष्कर्ष है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। 10वां प्रश्न देखिए हमारा। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। केवल बी और सी, सरल से कठिन और स्थानीय से वैश्विक को छोड़कर, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त। 11वां प्रश्न देखिए हमारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 के और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। 12वां प्रश्न देखिए। एक अध्यापक जो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। और आगे देखते हैं हम लोग। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप मुझसे प्रश्न देखेंगे अपने आप को एक शिक्षक की भांति ट्रीट करेंगे आप लोग। तो देखिए विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा बी हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। 13वां प्रश्न है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इसका जो राइट आंसर आपका होगा ए। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। 14वां प्रश्न है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अचार और आम पापड़ बनाना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। अचार और आम पापड़ बनाना। 15वां प्रश्न देखिए। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो आप सभी को पता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे समुद्र हो और नारियल के पेड़ ज़्यादा उगते हो रेत वाली जगह पे। तो देखिए मिजोरम तो होगा नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, गोवा में। इसका राइट आंसर आपका बी है। 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बड़े रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गिलहरी। 18वां प्रश्न हमारा। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बंजर हो जाएगी। 19वां प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो देखिए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका
डी हो जाएगा ए, बी और सी, यानी ए इसका आप रेगिस्तानी ओक लिखकर हेडिंग उसके बारे में लिखेंगे, आप कॉपी में नोट करिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तीसरा, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। 20वां प्रश्न देखें हम लोग। कोई व्यक्ति 2 तारीख पहला महीना 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 तारीख पहला महीना 2015 को 4:45 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 21वां प्रश्न हमारा, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, क्या होगी? तो दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में। फिर देखिए आप लोग सबसे अच्छा यहाँ आप मैप बना के देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये जो हमारा इंडिया है इसमें आपको पता है कि जो हमारा दिल्ली है यहाँ पे है और उसके बाद झारखंड भी आपका यहाँ पे है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके अकॉर्डिंग आप रख के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इन सब में जो एक कॉमन चीज़ होता है वो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले। देखिए इसमें जो सांप है और छिपकली है वही जहरीला होता है, कछुआ और गौरैया जहरीला नहीं होता है। तीसरा, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो कछुआ आपका भूमि और जल दोनों में रह सकता है, लेकिन जो सांप, छिपकली, गौरैया यह दोनों में नहीं रहते हैं। अब देखिए 23वां प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। 24वां प्रश्न हमारा, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? आइए देखते हैं हम लोग। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। 25वां प्रश्न, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो देखिए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। दूसरा, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। 16वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, स्मरण। 27वां प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, ये किस चीज़ का पौधा है? तो सरसों का पौधा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 28वां प्रश्न हमारा, कांसा यानी ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए।
तो देखिए यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बी और सी। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। 29वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला फैलने वाला रोग का समुच्चय है? तो देखिए मच्छरों से फैलने वाला रोग क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।